एवरीवन, दिस इज श्रेना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, हमारे जो हम पेपर सोल्व कर रहे थे रीट का 2017 का, उसका ये थर्ड पार्ट है। लास्ट के 10 क्वेश्चन रहते हैं और आपके एग्जाम में ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है ये, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स क्या, CCE। ये CCE की बात कर रहा है। कई बार एग्जाम में तो डायरेक्ट CCE की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। का मुख्य उद्देश्य क्या है, कह रहा है CCE का एम क्या है। तो देखिए, और क्या कह रहा है ये आपके सामने, द मेन एम ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मेन एम क्या है, CCE का मेन एम क्या है, तो क्या है, टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस एट द स्कूल। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। CCE ये बात कहता है कि जब बच्चा स्कूल में है तो आप उसके सारे जो एस्पेक्ट्स है उस पर वर्क करेंगे। यूँ नहीं कि आप ये देखेंगे कि उसका क्लास में रिजल्ट कैसा है, आपको ये भी देखना है कि बच्चा बिहेव कैसा कर रहा है, बच्चा और अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है। मतलब CCE बच्चे के हर एक एस्पेक्ट के बारे में डील करता है। मीन्स स्कोलिस्टिक एंड कोस्कोलिस्टिक दोनों देखता है ये, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दैट इज द 142 क्वेश्चन। क्या कहता है, देखिए ये रहा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नोट रिलेटेड विद टीचिंग मेथड। मतलब क्वेश्चन में नोट आया तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। कह रहा है कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड नहीं है। कह रहा है गुड टीचिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं तो एक्टिविटी बेस्ड करवाएं। गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो टीचर है और जो बच्चा है, बच्चा टीचर से बिना झिझक के कुछ भी पूछ सकता है। गुड टीचिंग इज नॉट वैल्यू बेस्ड, तो ये रॉन्ग है। गुड टीचिंग क्या होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड गुड टीचिंग इज प्लान्ड विद डेफिनेट एम। बिल्कुल, अगर आप अच्छा शिक्षण कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 142 में जो एक्टिविटी गुड टीचिंग से रिलेटेड नहीं थी वो क्या थी, गुड टीचिंग इज नॉट वैल्यू बेस्ड। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है इन ऑर्डर टू असेस द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंट स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट इंडिकेटर शुड नॉट बी यूज्ड। आपको कौन सा सूचक नहीं प्रयोग करना चाहिए। देखो, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा कैसे क्या कर रहा है, तो आप उसे असेस कर पाएंगे। डिस्कशन बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो आप उसे अच्छे से देख पाएंगे कि उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपेरिमेंटेशन, आप प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चे से, तो भी हमें पता चलेगा। पर कह रहा है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। रिमीडियल टीचिंग कब की जाती है, देखिए रिमीडियल टीचिंग तो जब हमने बच्चे की प्रॉब्लम देख ली कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको डायग्नोज कर लिया कि इसकी ये दिक्कत है इस बच्चे को, फिर हम उसको ठीक करने के लिए जो टीचिंग देते हैं ना, दोबारा से उसको उस चीज़ पर, उसको हम बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो पर्यावरण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने में रिमीडियल टीचिंग का कोई योगदान नहीं होता। रिमीडियल टीचिंग तो जब होता है जब बच्चे की हमने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली, एनालाइज करने के बाद हम उसे डायग्नोज कर ली, और डायग्नोज करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम दूर करना चाह रहे हैं, तब हम रिमीडियल टीचिंग देते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 144 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। लिसन केयरफुली। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। किस साइंटिस्ट ने दी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये थॉर्नडाइक ने दी थी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। उसके बाद कह रहा है थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसके 3 लॉ होते हैं। कितने होते हैं उसके, 3 रूल होते हैं उसके, 3 लॉ होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन ए, दैट इज लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय थॉर्नडाइक एंड इट हैव 3 लॉज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। और देखिए जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है इसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनिएगा कि जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है इसे क्या कहा जाता है, इसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। माइंड में रखना, कई बार ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहीं देखा था, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसे, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। और देखिए ये जो है ना, जैसे CCE हो गया, रिमीडियल टीचिंग वाला क्वेश्चन हो गया, जो आपके पास ये थॉर्नडाइक की थ्योरी होगी, लर्निंग थ्योरी, ये तो आपका CDP का पार्ट है, ठीक है। अगर आप वहाँ से पढ़ते तब ये ईजी से हो जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, पहले एक बार आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। कह रहा है इसमें से कौन सी चीज हम पर्यावरण अध्ययन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। कह रहा है वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। सुनिएगा, सोयल कंजर्वेशन, वन कह रहा है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो ये तो वन तो बिल्कुल पर्यावरण में आता है, जल भी पर्यावरण में आता है, मृदा सोयल भी पर्यावरण में आती है, बट क्या पॉलिटिकल कंजर्वेशन मीन राजनीतिक संरक्षण जो है ये पर्यावरण अध्ययन के अंदर थोड़ी ना हम देखते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ इंग्लिश में भी, ये रहे आपके पास, ठीक है। आप इधर आ जाइए, ये रहे। अब देखो यहाँ पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो सोयल, स्टडी ऑफ सोयल इज नोन एज, बता देती हूँ मैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, ध्यान रखना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, देखिए भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है। आई थिंक ये सभी जानते हैं। पहले इसने पूछा है लड़कियों की और फिर इसने पूछा है लड़कों की। तो लड़कियों की अगर आपको पता हो तो कितनी होती है, 18 ईयर्स, और लड़कों की कितनी होती है, 21 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। To prevent child labor in India, in which year the Child Labor Prohibition and Regulation Act was passed? तो ये कब पास किया गया था भाई, ये एक्ट ये 1986 के अंदर पास किया गया था। आपको याद रखना है कब पास किया गया था, 1986 के अंदर। अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, आप आगे देखेंगे इसके ऑप्शन आएंगे, देखते हैं कौन सा है। इसके आंसर यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1986। और देखो जो ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ये आपको याद रखने होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से, कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष कौन सा है। तो वो अभी जो हमारा 2021 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। माइंड में रखना, ये बात करंट का है। ये क्या 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। और ये जो बाल श्रम, जो बच्चे हैं ये अपना लेबर ना करें, ठीक है, ये सब चीज़ें ना करें, इसके लिए कौन सा संगठन काम करता है, वो काम करता है ILO। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, तो ये इसके अंदर रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। मीन्स क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड 100% ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट। ODF की फुल फॉर्म ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट, तो वो आपके पास है केरला। कौन है वो, केरला, केरल है वो आपके पास, ठीक है। उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है, देखिएगा राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। देखो ये राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। राजस्थान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो है भीलवाड़ा। आपको याद रखना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जो उदयपुर है इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। क्या कहा जाता है, उदयपुर को मैं लिख देती हूँ, उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है अजमेर। अजमेर किसके लिए फेमस है, देखिएगा जो अजमेर है ये फेमस है किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट, क्लॉथ, वीविंग एंड डाइंग, हाथ से बनने वाले कपड़े, ठीक है, और उनके डाइंग के लिए फेमस है ये। उसके बाद आता है राजस्थान का हार्ट किसे कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है हार्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दिल है, कौन, अजमेर, ठीक है। उसके बाद जयपुर, जयपुर को क्या जाता है, पिंक सिटी। क्या कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी। और जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडिया का पेरिस भी कहते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और पाली जो है राजस्थान में उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सिटी,
किसको, पाली को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये आई होप आपको याद हो गए होंगे 3 और 4। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। भीलवाड़ा क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अजमेर क्या, हार्ट ऑफ राजस्थान। उदयपुर क्या, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है। जयपुर क्या, पिंक सिटी, या फिर जयपुर को क्या कहते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया। और पाली क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी। आज का और इस पेपर का रीट के 2017 एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 150। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेडिसिन कॉमनली यूज कंट्रोल द एडिक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो दैट इज पैथिडीन। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पैथिडीन। पैथिडीन को यूज किया जाता है जिनको नशीली दवाओं की लत लग जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, किसका केमिकल नेम है, विटामिन B9 का। आपको ध्यान रखना है विटामिन B9 का फोलिक एसिड क्या है, रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, विटामिन C का। ठीक है, विटामिन C का, जो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, विटामिन C। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी। कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी। तो आई होप आपने ये कंप्लीट पेपर अब देख लिया होगा। ये 3 वीडियोस में आपका कंप्लीट हो चुका है। रीट का 2017 का एग्ज़ाम है और मैंने इसके अंदर सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। डटे रहिए, तैयारी करते रहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।